Hello guys, so I am back with a new English video. Good morning everyone, this is Parmeet, your new English teacher and welcome to our YouTube channel Entrance वाला। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम 3 वीडियोस में ये कवर कर चुके हैं। पहले इनको देखते हैं। पहले हमने पढ़ा सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी, उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को कवर कर दिया था। तो अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले फटाफट जाके इन तीनों वीडियोस को देखिए, उसके बाद क्योंकि आपको ये अगला टॉपिक समझ में आने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वर्ब रहेगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3rd नंबर पे हमारी वर्ब थी नाउन प्रोनाउन एंड देन इट इज़ वर्ब। ठीक है जी, तो अब वर्ब के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रही है न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो लास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए जो कि वर्ब से रिलेटेड होगा। ओके जी, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज जो टॉपिक्स हैं वो तो वही हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा वर्ब एंड इट्स टाइप्स और उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि हम हर वीडियोस के एंड में देखते ही हैं। ओके जी, चलिए अब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जो कि कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बताते हैं कि उनका सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा। हाँ जी, जो भी हम सेंटेंस में वर्ड्स को यूज कर रहे हैं उनकी कैटेगरी क्या है, वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और वही हमें कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं और उनका करेक्ट होना एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो करेक्ट टाइम पे या फिर करेक्ट यूसेज नहीं करेंगे हम उनका, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा और फिर उसका कोई यूज भी नहीं होगा, राइट। तो हमने 2 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में वीडियोज देख ली हैं जो कि थे हमारे नाउन और प्रोनाउन। तो अब जो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा वर्ब। ओके जी, तो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब क्या है ना, आप सबको पता होगा, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था सेंटेंसेस में कि जो सेंटेंस है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और उसमें वर्ब क्या था कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है या फिर किसी भी चीज का स्टेट ऑफ बीइंग, वो वर्ब कहलाता है। हाँ जी, तो वर्ब में क्या क्या है, वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। हाँ जी, अगर वर्ब एब्सेंट होगा तो वो सेंटेंस किसी काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि उस सेंटेंस में कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, वर्ब का मतलब है किसी भी चीज का करना या किसी भी चीज का होना। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर कोई चीज है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो सेंटेंस हम लिखेंगे ही क्यों। तो वर्ब को हम हार्ट ऑफ अ सेंटेंस भी कंसीडर करते हैं। अब इसका काम क्या क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट समवन डज, कि कोई क्या काम कर रहा है। ठीक है, एक्शन बताता है। ओके जी, व्हाट समवन इज, मैंने बताया ना कि एक तो एक्शन बताएगा या फिर किसी भी चीज का स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है या फिर हाँ वो है। ओके, तो सेकंड हमारा हो गया कि वो क्या बताएगा, व्हाट समवन इज, दैट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। और अगला है व्हाट समवन हैज। अब पोजेशन में मैंने आपको कल समझाया था कि पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, एक बार प्रोनाउन की वीडियोस जाके देखिएगा। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जिस भी चीज में हम ओनरशिप को शो करते हैं या फिर हम लोग किसी चीज को ओन करते हैं तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो उसी तरह से वर्ब जो है, पहले तो हमारा एक्शन बताएगा, दूसरा हमारा स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, और 3rd नंबर पे जो भी चीज हमारे पास है उसका हमारे पास पोजेशन है या हम उसको पोजेस करते हैं या फिर ओन करते हैं। तो अपना जो वर्ब है वो ये पोजेशन को भी शो करता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। शी राइट्स नीटली, अब वो राइट कर रही है यानी कि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो ये एक्शन वाली वर्ब होगी जो कि क्या है, राइट्स। नेक्स्ट इज ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो इज है ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि हाँ वो अभी ऑनेस्ट है या फिर वो किस स्टेट में है, राइट। अगला देखते हैं, दे हैव अ कार। अब उनके पास कार है यानी कि वो उस कार को ओन कर रहे हैं, ओनरशिप दिखा रहे हैं या फिर पोजेस कर रहे हैं, राइट। तो हैज और हैव वाले जो वर्ड्स हैं हमारे, हैज हैव हैड, ये ओनरशिप दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। तो ये जो हैज हैव और हैड वाली वर्ब हो गई वो क्या शो करेंगी, हमारी पोजेशंस। तो हम वर्ब की डेफिनेशन में 3 चीजें याद रखेंगे कि वर्ब क्या क्या शो करती है। वर्ब हमारा एक्शन बताती है, वर्ब हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है और वर्ब हमारा पोजेशन को बताती है। इज इट क्लियर? ठीक है जी, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्लियर हो चुका है कि वर्ब एक्चुअल में होती क्या है। आगे देखते हैं इसमें। अब
वर्ब को पहचानेंगे कैसे, है ना। अब एक सेंटेंस में वर्ब लिखी है, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट वर्ब। ओके, टू फाइंड अ वर्ब आस्क व्हाट इज हैपनिंग। ये बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना है, अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस गिवन है और आप चाहते हो कि आप उसमें से वर्ब को फाइंड आउट करो, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको सिर्फ उस सेंटेंस से अपने मन में एक क्वेश्चन पूछना होगा कि आखिर इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, और उसके आंसर में जो भी वर्ड आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा वही वर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, बस आपको ये पूछना होगा कि आखिर इस सेंटेंस में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हैपन हो रहा है, क्या चीज हो रही है। तो जो भी चीज वहां पे हो रही होगी उससे रिलेटेड जो भी वर्ड लिखा होगा वही आपका वर्ब कहलाएगा। तो वर्ब इज ऑलवेज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस। इज इट क्लियर। अब देखते हैं, अब बर्ड्स, व्हाट आर बर्ड्स डूइंग। ठीक है, बर्ड्स क्या कर रही हैं, इसका कोई आंसर क्या होगा, फ्लाई। उसके बाद द चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड क्या कर रहा है, स्लीपिंग। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना हो गया स्टेट ऑफ बीइंग में या फिर पोजेशन में भी आ सकता है ये। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कि मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूं, कि आप क्या कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं ना मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूं। तो इसी तरह से अगर हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन को पूछते हैं हर सेंटेंस में कि आखिर इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और उसका जो आपको इन रिटर्न आंसर मिलेगा या उसका आंसर में जो आप उस सेंटेंस में पढ़ पाओगे वही हमारी वर्ब कहलाती है। ओके जी, तो वर्ब में हमने क्या पढ़ा कि अगर वर्ब होती क्या है, वर्ब तीन चीजों को बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है, किसी भी एक्शन को बताती है, या फिर किसी भी पोजीशन को बताती है। और अगर हमें किसी सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना हो या पहचानना हो तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस। ठीक है जी, जब भी आपको इस चीज का आंसर मिल जाए कि आखिर उस सेंटेंस में हो क्या रहा है तो वही आपका वर्ब कहलाएगा। इसमें आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। अब देखो वर्ब्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, फाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया, और भी होती हैं। बट जो मेन टू क्लासिफिकेशंस हैं वर्ब की वो सिर्फ दो टाइप की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब इन दोनों के बारे में सीखना है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। देखो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग तो मैंने बताया कि एक्शन बताती है वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग बताती है। अब जो मेन वर्ब होगी, जो मेन वाली वर्ब होगी वो क्या बताएगी, उस सेंटेंस का मेन एक्शन, जो भी सब्जेक्ट मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो बताने का काम किसका होगा, मेन वर्ब का। या फिर उसका जो मेन स्टेट ऑफ बीइंग होगा वो बताने का काम किसका होगा, मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब क्या करती है, या तो आपका मेन एक्शन बताएगी या फिर आपका मेन स्टेट ऑफ बीइंग बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शी टीचेज इंग्लिश, तो यहाँ पे जो टीचेज है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है एक्शन की वो क्या कर रही है, तो मेन एक्शन यही है। अगर मैं इसमें से टीचेज हटा दूं तो शी इंग्लिश कोई सेंटेंस नहीं बना, राइट। तो अब हमें अगर मेन एक्शन जानना है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो शी है वो क्या कर रही है, तो उसके लिए हमारी मेन वर्ब का यूज करते हैं हम, जो कि हो गया यहाँ पर टीचेज। अगला देखते हैं, द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब ये जो बार्क्ड है ये इसका मेन एक्शन है, ये इसका मेन काम है जो कि वो कर रहा है। ठीक है, लाउडली अगर हम ना लगाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन जो अगर हमारा मेन एक्शन है वो हमें लगाना जरूरी है कि बार्क्ड। ओके जी, अगला आई बिलीव यू, ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि हाँ जी भाई मैं आप में बिलीव करता हूँ। ओके जी, तो यहाँ पर भी जो बिलीव हो गया वो हमारा मेन वर्ब की तरह हो गया, तो यहाँ पर हम बिलीव को मेन वर्ब की तरह कंसीडर करेंगे। मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। हाँ जी, ये भी बड़ी अच्छी बात है, जो मेन वर्ब है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी होती है, बहुत खुश रहती है, वो अकेले ही सेंटेंस को संभाल लेती है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने मेन वर्ब में देखा तो मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। यहाँ पे बार्क्ड है, मेन वर्ब है, और ये बिलीव है, ये भी मेन वर्ब है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो एक इसका पहचानने का तरीका है कि जो मेन वर्ब होगी वो सेंटेंस में अकेले ही बहुत होती है, वो सेंटेंस को अकेला ही पूरा संभाल लेती है, क्योंकि वही मेन चीज है, उसी से सेंटेंस पूरा अकर हो रहा है या फिर वही हैपन हो रहा है सेंटेंस में। तो जो मेन वर्ब है वो अकेली ही सेंटेंस के लिए बहुत होती है और इट ऑलवेज स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। तो हमने पढ़ लिया मेन वर्ब के बारे में, जो कि मेन एक्शन या फिर मेन स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें देखते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स का क्या काम है, ये तीन काम के लिए यूज होता है। या तो टेंस बताने के लिए,
ठीक है जी, या तो वॉइस बताने के लिए या फिर वो एम्फेसिस बताने के लिए, ठीक है। अब टेंस क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, कि वो किस टाइम में अकर हो रहा है। मैंने पहले भी बताया आपको सेंटेंसेस में कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या किस काम में यूज आती है, जब भी आप टेंसेस की बात करें, है ना, कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो उसमें आपके ये काम आती है। और वॉइस बताने में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा कोई बात कही जा रही है, राइट। या तो वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन आपस में डायरेक्टली बात कर रहे हैं और या फिर वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बात की जा रही है, ठीक है। और एम्फेसिस बताने के लिए या फिर किसी भी चीज पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज पर जोर देना, राइट। तो वो उस पर जोर देना चाह रही है या फिर उस पर एकदम उसको एक्सप्लोर करना चाह रही है, उसको वाइडली डिस्क्राइब करना चाह रही है कि ये काम हुआ था, ये काम होगा या फिर ये काम चल रहा है। तो एम्फेसिस मतलब होता है एक सेंटेंस की वर्ब पर जोर देना, जिससे कि हम उसको क्लासिफाई कर सके कि वो सेंटेंस किस टेंस में हो रहा है या किस टाइम में हो रहा है। ओके जी। अब कॉमन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो हो गई हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये तो हमें सबको पता है कि ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरीज में आते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज रीडिंग, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इज रीडिंग। ओके जी। उसके बाद हम देखते हैं दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो ये किस पे एम्फेसिस दे रही है, हैव, कि वो अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और डू यू नो हिम, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम यूज करते हैं सेंटेंस में किसी का भी टेंस बताने के लिए, किसी की भी वॉइस बताने के लिए या फिर किसी का एम्फेसिस या किसी भी मेन वर्ब पर जोर देने के लिए कि हाँ जी ये इस टाइम पर परफॉर्म हो रही है। तो इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी क्लियर, और उसके बाद हमारी मेन वर्ब भी क्लियर होगी। मेन वर्ब मेन एक्शन बताएगा और हेल्पिंग वर्ब किसी का एक्शन शो करेगा या फिर किसी का टाइम शो करेगा या फिर एम्फेसिस बताएगा या फिर वॉइस शो करेगा। इज इट क्लियर। अब देखते हैं आगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, ठीक है। अब ये भी तीसरी कैटेगरी होगी मॉडल वर्ब्स। अब इसमें हमने बहुत बार पढ़ा है, एक अलग से टॉपिक होता है ग्रामर में मॉडल्स का, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो वर्ब होती है ना, ये ना हमारा जैसे हमने वो पढ़ा था ना नाउन में, जो हमने उसका टाइप पढ़ा था एक, जिसके अंडर बहुत सारे टाइप्स थे उसके, जैसे वो फीलिंग शो कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है या डिमांड कर रहा है, राइट। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं उनको, है ना, इंपेरेटिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब जो है वो एटीट्यूड और इंटेंशन के, जब हम किसी को कोई भी काम करवाना चाहें या फिर हम किसी का भी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उस सेंटेंस के बिहाइंड हमारा इंटेंशन क्या होगा, हम उसको किस तरीके से बोल रहे हैं। तरीका इज द एग्जैक्ट वर्ड, कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस के पीछे हमारे बोलने का वे क्या है, हमारे बोलने का तरीका क्या है ना, हम किस इंटेंशन से उस सेंटेंस को बोल रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, उसको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। अब मॉडल वर्ब में कौन कौन सी आ जाती हैं, कैन, मे, मस्ट, शुड, विल, माइट। अब देखो जो कैन है वो यूज होगा एबिलिटी के लिए। इसका सेंटेंस देखते हैं, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, या फिर आई कैन टीच, तो ये मेरी एबिलिटी है कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ या फिर मैं ये वाला काम कर सकती हूँ। तो जो कैन वर्ब है वो हमेशा एबिलिटी के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मे होता है परमिशन के लिए, कि जब हम बोलते हैं मे आई कम इन, राइट, तो ये जो मे वाला वर्ड है ये परमिशन के लिए होता है, और मे कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो जाता है, राइट। अब देखते हैं हम मस्ट का मतलब होगा ड्यूटी और शुड का मतलब हो गया अपना एडवाइस। अब इन दोनों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इन दोनों को सीखो ध्यान से। अब मस्ट का मतलब है कि कोई ऐसा चीज जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, वो आपकी ड्यूटी है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। जैसे कि यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, ठीक है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो ये जो है ये हमारी नॉर्मल ड्यूटीज दिखाता है जो कि हमें फॉलो करनी ही चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बट जो शुड होता है ना, जो शुड होता है वो आपको एडवाइस देते हैं कि आप ये कर सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो बस वो एडवाइस देने के काम आता है शुड, कि हाँ जी आप ये कर सकते हो। लेकिन जो मस्ट है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कहलाता है। मस्ट जो है हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी कहलाएगी कि आपको ये करना ही होगा, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। लेकिन जो शुड है उसमें हम सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं कि यू शुड डू दिस वर्क, कि आपको ये काम करना चाहिए। वो आगे आपकी मर्जी होगी कि आप करना चाह रहे हैं उसको या नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब जो विल हो गया, विल शायद हम अच्छे से जानते हैं फ्यूचर के लिए यूज होता है, और माइट भी हमारा पॉसिबिलिटी के लिए है।
हम कभी कभी ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं कि इट माइट रेन टुमारो, तो ये जो माइट वर्ड हो गया ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो इसी तरह से हमने सारे मॉडल्स कवर कर लिए हैं। कैन वाला एबिलिटी के लिए, मे वाला परमिशन के लिए, मस्ट वाला स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी कि वो आपको करना ही करना होगा, शुड वाला हो जाएगा अपना एडवाइस के लिए, विल हो गया फ्यूचर के लिए, और माइट हो गया हमारा पॉसिबिलिटी के लिए। इज इट क्लियर? तो ये हमारे मॉडल वर्ब्स हो गए। 3 टाइप के वर्ब हमने पढ़े, मेन वर्ब, हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स, और तीसरा हमने पढ़ लिया मॉडल वर्ब जो कि उस सेंटेंस का इंटेंशन बताता है कि हम सेंटेंस लिख किस तरीके से रहे हैं, किस इंटेंशन से रहे हैं, या फिर उस काम को करने के बिहाइंड हमारा क्या इंटेंशन है। ओके जी, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं मॉडल वर्ब से आगे। अब इसमें आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, अब 4 टाइप के वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव 2 टाइप्स की वर्ब होती है। ट्रांजिटिव में आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो वो इंट्रांजिटिव हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है। जो हमने सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में जो वर्ब यूज होती है इसको हम हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है इट ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ओके जी, इसके एग्जांपल देखते हैं। शी रोट अ लेटर। अब ये जो रोट है ना, अगर मैं सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा दूं, यहाँ से मैं अ लेटर हटा दूं, तो ऑब्वियस सी बात है शी रोट के बाद उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा कि शी रोट व्हाट, है ना। इज इट क्लियर? तो जो रोट है वो खाली रह जाएगा और वो बता ही नहीं पाएगा कि उसने क्या लिखा। आगे देखते हैं। ही बॉट अ पेन। अब यहाँ पे ए पेन ऑब्जेक्ट है तो बॉट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगर मैं यहाँ से अ पेन हटा दूं तो वो बॉट क्या है ना, उसने क्या खरीदा, तो वो सेंसलेस बात हो जाती है, वो पता ही नहीं लग पाता कि आखिर वो है क्या। तो इसी तरह से हमें ये पता लगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है। ओके जी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस फील्स इनकम्प्लीट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट कंसीडर हम उसको कर ही नहीं सकते हैं। ओके जी, ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं। अब आते हैं इंट्रांजिटिव पे। अब इंट्रांजिटिव कौन सी हो गई? जिसमें हमें वर्ब की नीड नहीं होती है। ओके जी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे द बेबी क्राइड है ना, अब ये क्राइड हमारी वर्ब है। अब क्राइड के बाद हमने कुछ नहीं लगाया तो इसका मीनिंग तो पूरा बन रहा है ना कि वो बच्चा रो रहा है। अब इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट क्या ही लगा सकती हूँ? कुछ भी नहीं, नीड ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, है ना। तो वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है वो अपने में ही बहुत है। वो वर्ब की तरह जब यूज हो जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए भाई हमें, हम अकेली वर्ब ही बहुत हैं। तो वो वाली वर्ब हमारी क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, ही स्लेप्ट है ना, अब वो सो गया। अब उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं चाहिए हमें, है ना, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट की इस केस में नीड ही नहीं है। तो जो ऐसी वर्ब्स होती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट की नीड ना हो तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंडर कंसीडर करते हैं। सम वर्ब कैन बी बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, और जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं ऐसी जो कि ट्रांजिटिव का भी रोल प्ले कर सकती हैं और इंट्रांजिटिव का भी रोल प्ले कर सकती हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि ऐसी कौन कौन सी वर्ड्स हैं जो बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की तरह बिहेव कर सकती हैं। ठीक है बच्चा, आप लोग सर्च करो, आप लोग और ढूंढो, आपको और एक्सप्लोर करो, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा और वो आपके लिए फायदेमंद है, वो आ सकता है एमसीक्यूज में, राइट। तो आज का होमवर्क हमारा क्या रहने वाला है कि हमें ये सर्च करना है कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं कौन सी वर्ब दोनों की तरह बिहेव करती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो कुछ कुछ वर्ड्स, 2-2 3-3 वर्ड्स अगर आप बताओगे तो बाकियों की भी हेल्प होगी और आपका भी काम बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फाइनाइट वर्ब्स की, है ना। अभी तक हमने देखो 5 वर्ब्स के बारे में पढ़ा, फिर से रिवाइज करते हैं। मेन वर्ब जो कि मेन स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, मेन एक्शन दिखाता है। हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस को बताएगा। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब बताते हैं इंटेंशन को कि किस इंटेंशन से हमने सेंटेंस को लिखा है। माइट, मे, कैन, ये सब मॉडल वर्ब्स में आ गए। ट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो बिना ऑब्जेक्ट के पूरे होते ही नहीं है, और इनट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है वो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने में पूरे हैं और वो सेंटेंस पूरा बना रहे हैं, उनको ऑब्जेक्ट की नीड है ही नहीं। वो खुद से ही वो वर्ब ही अपना सेंटेंस को पूरा कर देती है, उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? वो वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब।
है ना। तो वो, और अगर टेंस प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर टेंस परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो टेंस के हिसाब से या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को चेंज कर लेती हैं, अच्छी होती हैं, खुद को ढाल लेती हैं उसी सिचुएशन में जो सिचुएशन सेंटेंस में क्रिएट हो रही हो, राइट। तो अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शी प्लेज, अब ये सिंगल थी शी, तो अब हमने पढ़ा है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो जो वर्ब है उसके बाद हम एस या ईएस लगाते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वर्ब होगी उसमें एस या फिर ईएस ऐड हो जाता है। तो इसने खुद को चेंज किया, एक्चुअल में वर्ब क्या थी, प्ले थी बस, बट जैसे ही उसने देखा कि हमारा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो उसने फटाफट अपने साथ एस को ले लिया, यानी कि एस लगा दिया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इसने खुद को चेंज किया सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। अगला देखते हैं, दे प्ले। अब इसको पता है कि ये प्ले जो है वर्ब है, अब वो प्लूरल है तो ये प्ले का प्ले ही रहेगा, वो खुद को चेंज नहीं करेगा। आगे, ही प्लेड, अब हमें लग रहा है कि वो कल खेला था, है ना। तो टेंस जो हो गया पास्ट हो गया, तो उसने क्या किया, खुद के आगे ईडी को लगा दिया, यानी कि उसने अपना जो टेंस है वो चेंज कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी। और इसके आगे देखते हैं, एवरी सेंटेंस हैज वन फाइनाइट वर्ब, और हर सेंटेंस में कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब होती ही है। इज इट क्लियर। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी हो गई, जो कि अपने हिसाब से सब्जेक्ट को या फिर वर्ब को चेंज कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म विच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। नॉन फाइनाइट उसका उल्टा हो गया कि जो खुद को चेंज करेगी ही नहीं। उसने एक बार ठान लिया कि हाँ भाई मैं इस सेंटेंस में इस तरीके से यूज होंगी तो मैं इस तरीके से ही यूज होंगी, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो चाहे टेंस कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने खुद को मैं चेंज नहीं करूंगी किसी के लिए भी, राइट। तो ये होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके जी। It cannot act as the main verb alone in a sentence, not limited by subject or tense। और अगर हम चाहें कि हम सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब को अकेले यूज कर ले तो वो जब हम वो अकेले यूज होगी तो वो एज अ मेन वर्ब कभी भी यूज नहीं होती है। फाइनाइट वर्ब तो फिर भी एक बार को यूज हो जाती है, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कभी भी अकेले एज अ अपना जो मेन वर्ब हो गई वो यूज नहीं होगी, नेवर। ठीक है जी। आगे देखते हैं इसमें। अब आ जाओ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स पे। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। अब इनके बारे में पढ़ना है कि ये होते क्या क्या हैं। बड़े छोटे छोटे क्लासिफिकेशन है, इनको एक बार जब आप समझ जाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। इतना तो समझ में आया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट जो कि खुद को चेंज कर लेती है सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, और नॉन फाइनाइट जो खुद को कभी भी चेंज नहीं करती है। अब नॉन फाइनाइट के आगे फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हो गए, इनफाइनाइट वर्ब्स और अपना जेरेंड्स और अपने पार्टिसिपल्स। ठीक है जी। आगे देखते हैं इसमें 1 बाय 1। अब इन्फिनेटिव आ गए। इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये क्या होता है, ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना। बस आप इसमें इतना सोच लो कि जो भी आपकी वर्ब होगी आपको उससे पहले टू वर्ड का यूज करना है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इन्फिनेटिव की। क्योंकि इन्फिनेटिव में भी 2 टाइप के होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है अकेले, खाली, उसमें हम टू नहीं लगाएंगे, बट टू इन्फिनेटिव वाले में हम टू का यूज कर लेंगे, टू रीड या फिर टू राइट। तो ये क्या होता है, एक्चुअल में हमारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना, जो हम वर्ब एज अ बेस ऑफ अ वर्ब इसको यूज कर सकते हैं। तो एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, और इसके आगे फर्दर 2 टाइप हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे जो टू लर्न होगा पूरा, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, टू इन्फिनेटिव की। और यहाँ पर जो डांस होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, बेयर इन्फिनेटिव की। और यहाँ पर जो कैन होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा मॉडल वर्ब की कैटेगरी में, क्योंकि कैन क्या बताता है, एबिलिटी। तो इसमें एबिलिटी बताई जा रही है कि शी कैन डांस वेल। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव को क्लासिफाई करते हैं, टू इन्फिनेटिव में और बेयर इन्फिनेटिव में। टू इन्फिनेटिव में वर्ब से पहले टू लगा दो, और बेयर इन्फिनेटिव में जो इन्फिनेटिव वर्ब होगी उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज कर दो, उसमें टू नहीं लगेगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अब आते हैं जेरेंड्स पे। अब जेरेंड्स पे क्या याद रखना, हमें एक वर्ड याद रखना, आईएनजी। जहां आपको आईएनजी दिख जाए वो वर्ब हमारी कौन सी हो जाएगी, जेरेंड वर्ब। Gerund is a verb form ending in ing which works as a noun। और एक और बात ध्यान रखनी है कि वो जो ing आप लगाओगे वर्ब के साथ, फिर वो ing लग के क्या बिहेव करना शुरू कर देगा, नाउन बिहेव करना शुरू कर देगा। जब भी हमने वर्ब के साथ ing लगाया तो अब वो क्या बन चुका है, नाउन बन चुका है, वो एज अ नाउन बिहेव करेगा सेंटेंस में। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये याद रखना, ये चीज याद रखना जेरेंड्स के लिए।
वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नाउन। जैसे ही वर्ब में आईएनजी लगा वो क्या बन गया, नाउन बन गया। एग्जांपल्स देखते हैं। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब देखो, अब यहाँ पे रीडिंग है, स्टार्टिंग में लगा है, ओके जी। तो अब यहाँ पे रीडिंग जो है वो जेरेंड वर्ब भी हो जाएगी और रीडिंग को ही हम एज अ नाउन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम रीडिंग के बारे में ही बता रहे हैं, रीडिंग में ही पूरा सेंटेंस डिपेंड है। तो यहाँ रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, नाउन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। आगे देखते हैं। आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। अब यहाँ पे लिसनिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया और साथ ही साथ उसने नाउन की तरह बिहेव करना भी शुरू किया। स्विमिंग कीप्स अस फिट। यहाँ पर स्विमिंग के ऊपर डिपेंड है सारा सेंटेंस, साथ ही साथ आईएनजी लगा है तो वो जेरेंड हो गया और वो एज अ नाउन बिहेव कर रहा है। अब ऐसा नहीं, अब एमसीक्यूज कैसे आएंगे ये सुनिए ध्यान से। एमसीक्यूज में क्या करेंगे, वो चारों ही ऑप्शन में आईएनजी 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 दे देंगे सेंटेंसेस के साथ और कहेंगे कि अब इनमें से जेरेंड पहचानो। तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में जो जेरेंड है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है। सारे आईएनजी वाले तो नहीं होते हैं, सिर्फ वही आईएनजी वाले जो एज अ नाउन बिहेव करे सेंटेंस में, तो वही ऑप्शन को आपने टिक करना है, करेक्ट करना है। ऐसा शायद एमसीक्यू मैंने रखा भी है, हम देखते हैं इसको। ओके जी, चलिए। हेयर रीडिंग लिसनिंग स्विमिंग आर वर्ब्स बट स्टिल यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है जी, हेयर रीडिंग लिसनिंग और स्विमिंग ये तीनों वर्ब्स हैं, ठीक है, जेरेंड्स हैं, बट फिर भी वो किस तरह से यूज किए जा रहे हैं, नाउन की तरह से यूज किए जा रहे हैं। तो जेरेंड्स में हमें क्या देखो, इन्फिनेटिव्स में क्या याद रखा था कि टू लगता है और दो टाइप के होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। और जेरेंड्स में क्या याद रखना है कि आईएनजी लगेगा और वो किसके साथ, किसकी तरह बिहेव करेंगे, नाउन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई जेरेंड, है ना। अब यही तो मेन चीज है कि हमें उसको आइडेंटिफाई कैसे करना होगा। इफ इन अ सेंटेंस आईएनजी वर्ड इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और अ नाउन, वेरी सिंपल, हमने यही पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में जो भी आपको आईएनजी वाला वर्ड दिख रहा है, अगर वो या तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे या फिर नाउन की तरह बिहेव करे, तो आप उसको क्या मान लेंगे, आप उसको जेरेंड मान लेंगे। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जब चारों ऑप्शन में आईएनजी वाले वर्ड्स आए तो वो वाला ऑप्शन ढूंढिएगा, वो वाले ऑप्शन को सर्च कीजिएगा जहां पर जो आईएनजी वाला वर्ड है वो या तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है या फिर वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। देन इट इज कंसीडर्ड एज द जेरेंड्स। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं हमने अच्छे से। हाँ जी, अब आते हैं पार्टिसिपल पे, नॉन फाइनाइट के तीसरे टाइप पे। अब पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, यानी कि जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा है उसकी खासियत बता देगा और एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। किस तरह से, देखिए, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, दो टाइप के पार्टिसिपल होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लग जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में इसका मतलब ही यही होता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3। ठीक है, जहां भी यूज हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल वहां पे क्या होगा, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी सिंपल, जहां भी आपको पास्ट पार्टिसिपल दिखे तो उसका क्या मतलब होता है, जो भी हमारी वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म को आपने यूज कर देना है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि वो प्रेजेंट में काम चल रहा है तो उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। ओके जी, अब एग्जांपल देखते हैं। द क्राइंग बेबी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ बेबी नाउन है या फिर बेबी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये उसी के बारे में खासियत बता रहा है, बट एक्चुअल में वो है क्या, वर्ब है ना, है ना, क्योंकि वो काम कर रहा है और ऊपर से उसकी खासियत भी बता रहा है कि द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। ओके जी, तो इसी तरह से ये जो क्राइंग वर्ड है ये वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है और एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर रहा है। जैसे जेरेंड्स में हमने पढ़ा कि वो नाउन या सब्जेक्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, बट जो अपने पार्टिसिपल्स होते हैं ये एज अ एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करते हैं सेंटेंस में। आगे देखते हैं। अब ब्रोकन चेयर, है ना, तो ये सब्जेक्ट है और ये चेयर के बारे में बता रही है, तो एडजेक्टिव भी हो गई। और उसके बाद ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ना, V3 है, तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह भी यूज होगी। ओके जी, तो पार्टिसिपल भी यहाँ खत्म होते हैं। हमने तीन टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा, वो कौन कौन से थे। पहला था हमारा इन्फिनेटिव्स, जिसमें दो टाइप के होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। जेरेंड्स, जिसमें आईएनजी लगता है और वो एज अ नाउन बिहेव करता है, सब्जेक्ट बिहेव करता है सेंटेंस में। और तीसरा हमने पढ़ा पार्टिसिपल्स, दो टाइप के पार्टिसिपल्स हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट वालों में आईएनजी लगा दो और पास्ट वालों में V3 लगा दो, बस इतना हो गया। यहाँ हमारा क्लियर होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके जी, अब ये हमारे एमसीक्यूज आ गए। आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब कौन से, जो खुद को सेंटेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट या नाउन के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी ही मस्ती में रहेंगे, वो चेंज नहीं करते खुद को, है ना। आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पर लाइक होगा, सिंग होगा, टू सिंग होगा या सॉन्ग्स होगा। देखो सोच के देखो, हमने नॉन फाइनाइट में तीन टाइप पढ़े थे, टू वाले इन्फिनेटिव पढ़ा था, जेरेंड्स पढ़ा था और अपना पार्टिसिपल पढ़ा था। तो उन तीनों में से कौन सा फॉर्म यूज होता हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें यूज होता हुआ दिख रहा है
टू सिंग, जो कि कौन सा वाला पार्ट हो गया नॉन फाइनाइट का, टू इन्फिनेटिव वाला पार्ट हो गया। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। इन्फिनेटिव, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स ये नॉन फाइनाइट के अंदर ही आते हैं, जो खुद को चेंज नहीं करते हैं, और फाइनाइट के अंदर दूसरी वर्ब्स आती हैं जो खुद को टेंस और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लेती हैं। तो हमें इसमें नॉन फाइनाइट पूछा गया, तो नॉन फाइनाइट के लिए हमें तीनों चेक करने होंगे, इन्फिनेटिव वाला भी चेक करना होगा, जेरेंड वाला भी और पार्टिसिपल वाला भी। तो इस ऑप्शन में हमें जो मिला है वो हमें टू इन्फिनेटिव वाला मिला है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। अब आ गया विच सेंटेंस हैज अ जेरेंड। अब जेरेंड क्या हो गया, आईएनजी वाला, बट वो बिहेव किसकी तरह करेगा, नाउन या सब्जेक्ट की तरह करेगा। देखिए अब, शी इज डांसिंग, डांसिंग इज फन। ठीक है, ये अगला ऑप्शन है सी। शी डांस्ड वेल, और अगला ऑप्शन है शी डांसेस डेली। देखो ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में आईएनजी नहीं लग रहा है ना। अब आईएनजी वाले देखते हैं, क्योंकि जेरेंड में क्या देखना है हमें, आईएनजी तो देखना है। इन दोनों को देखो, शी इज डांसिंग, वो डांसिंग कर रही है, और डांसिंग इज फन। अब इसमें कौन सा वाला डांसिंग है जो सब्जेक्ट की तरह या नाउन की तरह यूज हो रहा है, वो हो रहा है बी वाला, क्योंकि उससे ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वही एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जेरेंड हम किसको मानेंगे, डांसिंग इज फन वाले सेंटेंस को मानेंगे। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें डांसिंग जो है वो एज अ नाउन या फिर एज अ सब्जेक्ट बिहेव नहीं कर रहा है। राइट, आगे देखते हैं इसमें। रनिंग इज अ पार्टिसिपल इन। ठीक है, रनिंग पार्टिसिपल किस में होगा, पार्टिसिपल मतलब नॉन फाइनाइट का थर्ड वाला फॉर्म, और उसमें भी फर्स्ट वाली कैटेगरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। राइट, और वो किसकी तरह यूज होना चाहिए, एडजेक्टिव की तरह। पार्टिसिपल में हमने पढ़ा ना कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज होना चाहिए। रनिंग इज गुड, आई लाइक रनिंग, आर रनिंग ट्रेन, और ही इज रनिंग। अब चारों में रनिंग है। अब इसमें कौन सा वाला रनिंग है जो कि नाउन की खासियत बता रहा है, जो कि एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, वो रनिंग हो गया हमारा आर रनिंग ट्रेन, क्योंकि ट्रेन हमारा नाउन है, ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी खासियत कौन बता रहा है, रनिंग। तो पार्टिसिपल में एडजेक्टिव ढूंढना। ठीक है, जब भी पार्टिसिपल पूछा जाए तो उसमें एडजेक्टिव वाला आईएनजी ढूंढना, जेरेंड वाले में ढूंढना अपना नाउन और सब्जेक्ट वाला आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ढूंढना अपना एडजेक्टिव वाला आईएनजी। ओके जी, इस तरह से हमारा जो रनिंग ट्रेन होगा वो पार्टिसिपल होगा, और पार्टिसिपल में भी कौन सा वाला पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट वाला पार्टिसिपल होगा। आगे देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट। ठीक है, पास्ट का मतलब V3, वेरी सिंपल, मैंने बताया था जहां भी पास्ट पार्टिसिपल दिख जाए वहां पे सिर्फ V3 लगा देना, यानी कि जो भी वर्ब गिवन होगी उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। ओके जी, तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा हमारा, रिटन हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच सेंटेंस कंटेन्स अ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वो वाले इन्फिनेटिव वर्ड्स जो कि अपना क्या बोलते हैं, जिसमें टू नहीं लगता है ना। तो ये कौन सी हो गए, आई वॉन्ट टू गो होम, यहाँ पर तो टू लगा है तो ये नहीं होगा। ही कैन गो होम, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ बेयर इन्फिनेटिव में गो से पहले एक मॉडल वर्ब लगी है। शी लाइक्स गो होम, अब यहाँ पे लाइक्स लगा है, और ही वेंट होम, तो बेयर इन्फिनेटिव कौन सा हो जाएगा, जिसमें टू नहीं लगा है, तो ही कैन गो होम। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आइडेंटिफाई करना है, शी होप्स टू विन द मैच। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब तीन पार्ट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड्स। तो इसमें इन्फिनेटिव वाला पार्ट देखते हैं, टू वाला, क्योंकि यहाँ पे टू विन लगा है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला, टू विन। ओके जी, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इनमें से कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, तो ये कौन सा है, टू ईट, टू तो होता है नॉन फाइनाइट के इन्फिनेटिव वाले पार्ट में। ईटिंग, ईटिंग भी होता है। ईटन, ईटन भी होता है ना, क्योंकि ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में आ गया। तो ये कौन सा हो गया, ईट्स, क्योंकि ईट्स जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंडर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स अ जेरेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेरेंड कौन सा, जिसमें आईएनजी लग रहा है लेकिन वो एज अ नाउन बिहेव कर रहा है। राइट, तो कौन सा हो गया, रनिंग इज फन, आई एंजॉय रनिंग, अ रनिंग ट्रेन, और ही इज रनिंग। देखो अगर यहाँ पे अ रनिंग ट्रेन की बात होती तो ये कौन सा वाला पार्टिसिपल था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, क्योंकि ये ट्रेन की खासियत बता रहा है ना। तो ये जेरेंड तो नहीं होगा, तो जिसमें हमारी एज अ नाउन यूज हो रहा है वो फर्स्ट वाला है, रनिंग इज फन। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में फन फैक्ट, यहीं तक थे हमारे एमसीक्यूज। अब इसमें आगे देखेंगे कि वर्ब के बारे में फन फैक्ट क्या है। अ वर्ब कैन बी इनविजिबल।
इन कमांड्स द वर्ब लुक हिडन बट इट इज देयर। अब देखो कुछ कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कि छुप कर भी अपना काम कर लेती है, मतलब कि वो विजिबल नहीं है, वो सेंटेंस में प्रेजेंट ना होकर फिर भी सेंटेंस में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिट डाउन, कि बैठ जाओ। अब सिट डाउन में हमें ये पता लग रहा है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं कि बैठिए, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो इनविजिबल है, बट वो फिर भी एक हमें पहचान दे रही है कि हम किस सेंस में सेंटेंस को बता रहे हैं या किस सेंस में हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ओपन द डोर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से कमांड हो जाएगा, या फिर हमारा एक रिक्वेस्ट में तो नहीं आएगा क्योंकि रिक्वेस्ट में तो हम प्लीज लगाते हैं। ओपन द डोर आप कमांड में ले लो कि वो डोर ओपन करो, है ना। हम किसी को बोल रहे हैं, हम किसी को कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी जो कुछ वर्ब हैं जो इनविजिबल होती हैं बट वो स्टिल सेंटेंस में अपना पूरा इफेक्ट बनाती हैं। अब इसमें द सब्जेक्ट यू इज हिडन बट द वर्ब इज स्टिल प्रेजेंट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिट डाउन, मैंने ये तो नहीं बोला यू सिट डाउन या यू सिट डाउन। जब मैंने सिंपल सिट डाउन बोला तो उसका मतलब जो मेरे सामने प्रेजेंट है मैं उसी को बोल रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट का यूज ही नहीं कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एब्सेंट है, हिडन है, बट हम फिर भी ये मानेंगे कि जो वर्ब होगी हमारी वो प्रेजेंट होगी यहाँ पर। ओके जी। और उसके बाद ओपन द डोर, अब मैंने इसमें भी क्लासिफाई नहीं किया कि यू ओपन द डोर, है ना। तो यहाँ पर भी यू एब्सेंट है बट स्टिल वर्ब इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो कई बार क्या होता है जो हमारी वर्ब इनविजिबल होती है और मेनली इन कमांड वाली चीजों में, तो जो वर्ब है वो ऐसा लगता है कि छुपी हुई है बट वो वहां होती है ना। कई बार क्या होता है कमांड वाले सेंटेंसेस में हमें लगता है कि वर्ब वहां पे मिसिंग है, वो वहां पे शो नहीं हो रही है, वो इनविजिबल है, बट वो एक्चुअल में उस सेंटेंस में होती है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। और ये हमारे कुछ चैनल्स हैं, इन पे जाइए, विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम और नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। और इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक अब मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।